नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मध्य प्रदेश में जिस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चयन में चौंकाया था, वैसे ही राजस्थान में भी चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह बीजेपी की आला कमान ने पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को चौंका दिया, क्योंकि जिन नामों को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया, वे मुख्यमंत्री की रेस में शायद ही कभी रहे हों, या रहे भी होंगे तो चर्चा में नहीं थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने इस तरह के फैसले लिए? मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है और कल बुधवार को मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो बीजेपी को इस तरह प्रेरित करती हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा? विज्ञापन था कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और ये भी था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव होने के बाद, मोदी के मन में मोहन यादव क्यों आए, और शिवराज सिंह चौहान की विदाई क्यों हुई? क्या ये लाडली बहना है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये बात कहते थे कि रेवड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में तमाम लोगों को फ्रीबीज दिए गए? क्या इसके कारण प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज थे? जो भी हो, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार और लेखक रमन रावल जी। रमन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपको मेरी नमस्कार आवाज मिल रही है? जी। रमन जी, बीजेपी बार बार चौंका क्यों रही? छत्तीसगढ़ में चौंकाया, मध्य प्रदेश में चौंकाया और राजस्थान में चौंकाया। ये चौंकाने वाली राजनीति क्या है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी बात है, या ये है कि नई पीढ़ी को तैयार करना? आपको क्या लगता है? दरअसल प्रकाश जी, ये 21वीं सदी की भारतीय जनता पार्टी है और आप देखिए कि 2001 से आप भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पर नजर डालिए तो आप पाएंगे कि ये अब धीरे धीरे भाजपा की प्रकृति होती जा रही है, भाजपा का स्वभाव होता जा रहा है। 2001 में जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब वो एकदम से नया नाम था। जी। वहां उनका हाँ। राजनीति में आगमन इस नाते हो चुका था कि संगठन के महामंत्री थे वो, लेकिन राजनीति में सीधे सीधे दखल देने की कोई भूमिका उनकी नजर नहीं आ रही थी। तब उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था। लोगों को ऐसा लगता जी। है कि 2014 के बाद जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वे लगातार नए प्रयोग कर रही है और पुराने लोगों को हाशिए पर डाल रही है या पीछे धकेल रही है या उनका महत्व कम कर रही है। मुझे दरअसल ये बात उतनी ज़्यादा मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि 2001 में जब नरेंद्र मोदी को लाए थे तब भी वो नए थे। तब से लगाकर आज तक जी। आप निगाह डालें तो इसके पहले जिन-जिन राज्यों में सरकारें बनी, फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर थे, उसके बाद गुजरात में भी जब सरकार बनी 2019 में मुख्यमंत्री वहाँ पर भूपेंद्र पटेल को बनाया गया। वो 2-3 बार के जी। विधायक तो थे लेकिन मंत्री कभी नहीं रहे थे, ठीक है। इसी तरह से हाँ। विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम नहीं था। अब मध्य प्रदेश की जहाँ तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आप हम सबने ये देखा है कि पिछले 1 साल से सतत इस तरह की राजनीतिक खबरें आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान बदले जाएँगे। देखिए, पार्टी अपने मुख्यमंत्री को या मंत्री को हटाए या रखे, ये उनका आंतरिक मामला होता है और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते या समझ में नहीं आते। अब चूँकि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री थे, तो एक आम धारणा ये है कि एक ही चेहरे से जनता, कार्यकर्ता, नेता कहीं न कहीं थोड़ा असहज महसूस करने लगते हैं। ये ये कोई थंब रूल नहीं है, पर ऐसी धारणाएँ हैं, ठीक है? कांग्रेस जी। इसका जी। फ़ायदा उठाते दिख रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी का नारा लगाकर वो ये सोच रही थी कि हम जो है सत्ता में आ जाएँगे, लेकिन इस समय माहौल और हवा बहुत अलग थी, लहर अलग तरह से चल रही थी जो नज़र नहीं आ रही थी और उस लहर ने अपना प्रभाव दिखाया। तो अब जहाँ तक नेताओं के चुने जाने की बात है कि विधायक दल के नेता तीनों जगह नए चुने गए हैं। आप देखिए कि वसुंधरा राजे का काफ़ी प्रभाव राजस्थान में रहा, रमन सिंह का
छत्तीसगढ़ में रहा और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का रहा। तो मुझे लगता है कि इन तीनों नेताओं को वीआरएस दे दिया गया है। वसुंधरा का वी, रमन सिंह का आर और शिवराज सिंह का एस मिलाकर आप देखें तो ये नेता जी काफी समय से राजनीति में थे और प्रभाव भी इनका अपने अपने इलाकों में था। लेकिन आप देखिए कि भाजपा जब विपक्ष में रही, जनसंघ जब विपक्ष में रहा या शेष विपक्ष जो भी है, वो देश की बड़ी हाँ हाँ पार्टी जो पहले थी कांग्रेस, उस पर आरोप लगाते रहे परिवारवाद के, एक ही चेहरे के चंद लोगों की राजनीति कही जाती थी। भाजपा ने प्रयोग शुरू किया जी कि जो लोग पीछे की हम्म, पंक्ति में है, दूसरी, तीसरी, पांचवी पंक्ति में है, उनको आखिरकार कब मौका मिलेगा? जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या संगठन में नियुक्तियां होती है तो वही चार चेहरे घूम फिर कर सामने आ जाते हैं और हम मीडिया वाले भी हाँ हाँ उन्हीं पर अक्सर बात करते हैं। तो ये प्रयोग जो है जी अब वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसका प्रभाव जनता पर भाजपा के पक्ष में होगा या खिलाफ होगा, ये तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए कि जहां ये जी प्रयोग जी हुआ है, गुजरात सफल रहा है, हरियाणा सफल रहा है। नरेंद्र मोदी देश में जब उनको प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने, तब तक भारतीय जनता पार्टी का ये तौर तरीका नहीं था। लेकिन पहली बार उन्होंने इस तरह का जोखिम लिया और एक सर्वथा ऐसे जी व्यक्ति को जो कभी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, एक राज्य का मुख्यमंत्री जरूर रहा, उसको सीधे प्रधानमंत्री पद का हम्म, उम्मीदवार बनाया और वो प्रयोग सफल रहा। उस प्रयोग को भारतीय हाँ हाँ जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें मुझे कुछ भी जी बहस नरेंद्र करने मोदी वाली बात पहली नहीं बार लगती। विधायक बने तो मुख्यमंत्री बने थे। जब नरेंद्र मोदी जी, पहली बार विधायक बने तब मुख्यमंत्री बने, पहली बार सांसद बने और प्रधानमंत्री बने। तो ये बात तो पुरानी जी, हो गई कि राजस्थान में ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो पहली बार का विधायक है। ऐसा हाँ, प्रयोग हो चुका है, बिल्कुल। आपने कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी को उल्टा पड़ेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में सब एक से बढ़ के एक दिग्गज नेता है। शिवराज सिंह चौहान दिग्गज हैं, प्रहलाद पटेल दिग्गज हैं, नरेंद्र सिंह तोमर दिग्गज नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय दिग्गज नेता हैं। तमाम बड़े दिग्गजों के बीच मोहन यादव को चुनना, क्या आपको नहीं लगता कि अगर कैलाश विजयवर्गीय को सीएम बनाते तो बीजेपी ज्यादा मजबूत होती, या नरेंद्र सिंह तोमर को बनाते मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ज्यादा फायदा होता? ये लोग, क्योंकि इनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, काम का अनुभव भी है। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री रह चुके हैं, हालांकि मंत्री मोहन यादव भी रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जो काम किए, इवन कैलाश जी, विजयवर्गीय ने महापौर के रूप में जो काम किए, वो अब तक इंदौर के लोग मानते हैं इस बात को हाँ, कि वो अब तक मील के पत्थर हैं। जो सड़कें उनके महापौर रहते हुए बनी वो आज तक इंटैक्ट है, और अभी के जो सड़कें साल भर पहले बनी उनके हाल देख लीजिए। तो जो अनुभवी लोग आते हैं, वो अनुभवी लोग अगर सत्ता में प्रमुख पदों पर रहेंगे तो भला होगा या नहीं? आपका क्या कहना मुझे ये बताइए प्रकाश जी, अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें या शासकीय सेवा की भी बात करें, तो व्यक्ति अगर आईएएस में उसका चयन हुआ, आईपीएस में चयन हुआ है, उसको पदभार दिया जाता है, वो काबिल है इसलिए वहां उसका चयन हुआ है। जनप्रतिनिधियों के है? भी जो मानदंड अपने अपने दल निर्धारित करते हैं, उन पर अगर वो कोई खरा उतर रहा है तो उसको विधानसभा का, लोकसभा का या नगर निगम के टिकट दिए जाते हैं। 3 बार के विधायक मोहन यादव रहे हैं। हम आज ये कहना हमारे लिए जल्दबाजी हो सकती है कि वे प्रशासनिक रूप से दक्ष साबित नहीं होंगे, क्योंकि आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री बनाया था तब वो सांसद थे, उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन हम्म, उन्होंने साबित करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी, या अजीत जोगी जो है कलेक्टर से उठाकर सीधे राज्यसभा सदस्य बना दिए गए थे और उसके बाद में वे हम्म, सीधे एक राज्य के, जो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, उसके मुख्यमंत्री बना दिए गए। ठीक है, उनकी कार्यप्रणाली, किसी भी व्यक्ति की कार्यप्रणाली पर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उसकी प्रशासनिक दक्षता जब तक वो कार्य करके नहीं दिखाएगा तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती। दूसरा, पूरा एक तंत्र काम करता है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बैठ हम्म, गया। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, उसका जो एजेंडा है, उसका जो चुनाव घोषणा पत्र है, उसकी जो रीति नीतियां हैं, वो तो उसको पार्टी की ओर से मिलेगी उनको। संगठन, हम्म। भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्रमुख होता है और संगठन हमेशा जो है संचालन करता है सत्ता पक्ष का। वो दिशा निर्देश जी देता है, आदेश दे सकता है और
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जोर दे सकता है। तो ये मैंने कहा ना, अभी ऐसी इस तरह की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि प्रशासनिक रूप से ये दक्ष साबित नहीं होंगे। जब ऐसा होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों में देखने में आया कि जो लोग आरएसएस के बहुत ज्यादा निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठने का मौका मिला। मोहन यादव आरएसएस के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भजन लाल जी, वो भी बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। छत्तीसगढ़ में निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। केंद्र में कई ऐसे मंत्री हैं जो बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं संघ के। तो क्या इस सरकार में महत्वपूर्ण पद पाने के लिए आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता होने का इतिहास होना जरूरी? देखिए, आपको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी समझना पड़ेगा। आप ये मानकर चलिए कि जिनकी जड़ें भारतीय जनसंघ में है और भारतीय जनता पार्टी में है, 1980 से जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, वे संघ के स्वाभाविक स्वयंसेवक रहे ही हैं। संघ और भाजपा, मतलब ये दोनों जो है एक सम्मिश्रित रूप है। वो गैर राजनीतिक संस्था है, वो गैर सरकारी संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन, लेकिन वहां राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए दीक्षित प्रशिक्षित किया जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो उनके अलग अलग प्रकल्प चलते हैं, वहां व्यक्ति दक्ष होकर, पारंगत होकर फिर राजनीति में उस आचरण में अपने उसको लाता है वो। तो लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है या जो दूसरे दलों के नेता भाजपा में आए हैं, उनका संघ से कोई लेना देना नहीं। या बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी सेवानिवृत्ति के बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका संघ से कोई सरोकार नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, ऐसे कई लोग हैं जो संघ पृष्ठभूमि से नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, वो सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। उनका लोहा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मान रहा है। तो ये बहुत स्वाभाविक सा एक प्रक्रिया और क्रम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप संघ के हैं तो ही भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रमुखता पाएंगे। जी, एक बात और कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की विदाई का एक कारण लाडली बहना योजना रहा। दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि लाडली बहना के कारण ही बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें मिली, क्योंकि 1,31,00,000 महिलाएं हितग्राही थीं, लाभार्थी थी, और उन्होंने एक मत होकर बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी के वोटों का प्रतिशत 8% से भी ज्यादा वोट बीजेपी के बढ़ गए। इस कारण बीजेपी को ऐसी जीत मिली। तो और आज भी जिस तरह के वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बहनें रो रही हैं शिवराज के कंधे पे सिर रख के कि आप जा रहे हो भैया, और बड़ी दुखी भावनाओं से उनकी है, तो क्या लाडली बहना चुनाव में भले ही निर्णायक रही हो, क्या ये शिवराज सिंह चौहान की विदाई का कारण बनी? नहीं, देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि करीब 1 साल से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को हटाकर यहाँ किसी दूसरे को लाना चाहता है ताकि 1 साल उसको चुनाव की तैयारियों के लिए मिल जाए, नया चेहरा जनता के समक्ष लाया जा सके और सरकार विरोधी हवा का जो थोड़ा बहुत दुष्प्रचार विपक्ष कर सकता हो उससे भी मुक्ति मिले। ये हो नहीं पाया, शिवराज सिंह लेकिन बने रहे। लाडली बहना को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रकाश जी और चुनाव मतदान और नतीजे आ जाने के बाद में भी मेरे बहुत अलग अलग स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ पत्रकार मित्रों के साथ में भी बात हुई प्रदेश के। मेरा ऐसा मानना इनके निष्कर्ष के रूप में फिर जो मैंने सोचा वो ये है, लाडली बहना योजना ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पाने में योगदान तो दिया, कुछ सीटों का फायदा तो उसको हुआ, कुछ मत प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन प्रचंड बहुमत जो है वो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और देश के मन में मोदी, जो मोदी तत्व है, मोदी के प्रति जो आकर्षण है, राष्ट्रवाद के प्रति लोगों का जो रुझान है, और विपक्ष का जो है वो अल्पसंख्यक और तुष्टीकरण और जातिगत जनगणना के पीछे जो एजेंडा विपक्ष लेकर चल रहा है, उससे जहां कुछ मतदाता और जनता विपक्ष
के पक्ष में गए हैं, उसी तरह से ज्यादातर ऐसे लोग जो तटस्थ थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए कि एक तरफा मामला नहीं चलेगा। तो मोदी का प्रभाव, इसीलिए भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी कि अगर मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने सत्ता दिलाई है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो ये कोई योजना थी नहीं, फिर वहां सफलता क्यों मिली। तो वहां फिर मोदी फैक्टर को ही प्रमुख माना गया है कि इस समय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोग ये चाहते हैं, बहुमत ये चाहता है जनता के बीच में से कि देश में हम्म, लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफलता मिले, इसलिए राज्यों में भी पहले से सफलता उसके प्रति दर्ज करवा दी जाए ताकि राज्य और केंद्र के बीच में जी। तालमेल भी बेहतर बना रहे, ऐसा मुझे लगता है। आपने बिल्कुल सही, आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया रमन जी। तो तीनों जी राज्यों में जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो जनता के मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे कहे जाएंगे, तीनों ही नए चेहरे और अनपेक्षित चेहरे भी कहे जाएंगे। तो ये बीजेपी ने बड़ी रिस्क नहीं ले ली नए चेहरों को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तीन प्रमुख राज्यों में, मध्य प्रदेश में जहां 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में जहां 11 सीटें हैं, राजस्थान में जहां 25-26 सीटें हैं, इतने बड़े क्षेत्र में बीजेपी ने चुनौती अपने सिर पे ले ली। अगर अनुभवी लोगों को ही मुख्यमंत्री बने रहे, जैसे राजस्थान में मान लीजिए कि वसुंधरा राजे जी होती, या मध्य प्रदेश में शिवराज होते, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ही सीएम होते, तो बीजेपी का काम आसान होता है या अभी काम आसान होता है? ये उल्टा न पड़ जाए नहीं, दांव। देखिए मैंने कहा ना, देखिए व्यक्ति से फर्क नहीं पड़ता, जहां कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल जहां होते हैं वहां पे संगठन की रीति नीति ही प्रमुख होती है। और देखिए नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया था तब भी वो कहीं से कहीं तक रेस में तो नहीं थे ना। और कितने वरिष्ठ नेता तब थे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, ये तमाम लोग तब भी मौजूद थे। लेकिन इनको एक तरफ रखकर अगर नरेंद्र मोदी के नए चेहरे पर चुनाव लड़ा, बहुमत हासिल किया, 2014 में भारतीय जनता हम्म, पार्टी की सरकार आई जिसने कार्यकाल पूरा किया, दोबारा फिर से चुनी गई, उसका भी नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने ही किया था। तब चलिए 5 साल जी, पुराने वो हो चुके थे, लेकिन 2014 के चुनाव में तो नया चेहरा था। तो नया चेहरा हाँ, है, इसलिए लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। फिल्म जगत की अगर हम बात करें तो कई नए चेहरे आते हैं और पहली फिल्म उनकी सुपरहिट हो जाती है, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ आकर्षण होता है, उनके चेहरे में, उनके डायलॉग डिलीवरी में, उनके व्यक्तित्व में, उनके रूप रंग में कहीं ना कहीं कोई आकर्षण ऐसा होता है कि पहली ही फिल्म किसी कलाकार की सुपरहिट होती है। हम्म, तो ऐसा राजनीति भी, सामाजिक जीवन में आप कौन सी हम्म, चीज किसे प्रभावित करेगी, ये बहुत हम्म, स्पष्ट तौर पर कहना और बताना मुश्किल होता है कि हमको जी, क्या पसंद आ जाएगा। तो देश जी, ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया इसी तरह से। और ये चुनाव लोकसभा के जहां चेहरा नरेंद्र मोदी का है, मुद्दे राष्ट्रवाद के हैं, विपक्ष की उस तरह की क्रियाकलापों के हैं जो जनता पसंद नहीं कर रही है, वो मुद्दा है। उनको इससे मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री कौन है राज्य में। जी, जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद प्रकाश रमन जी। जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, एक प्रमुख विषय राष्ट्रवाद है। चेहरा और मुद्दे चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।